हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का शुभम क्लासेस के इस नए वीडियो में। मैं संजीव सर। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम आपके चैप्टर नंबर 2 का फाइनल शॉट स्टार्ट करने वाले हैं और चैप्टर नंबर 2 के हर एक पॉइंट, कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं बचेगा कि जिसके बारे में आपको ना बताया जाए और वो टॉपिक जो है बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो। तो सारी चीज़ें चैप्टर नंबर 2 की A to Z एक्सप्लेन की जाएंगी। तो अगर अभी तक आपने अपना रिवीजन स्टार्ट नहीं किया है तो हमारे साथ अब आप अपना रिवीजन भी स्टार्ट कर सकते हैं। एक तरीके से ये समझ लीजिए आपका जो है रिवीजन वीडियो भी जो है समझ में नहीं आता बोलेगा स्टार्टिंग में। हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का शुभम क्लासेस के इस नए वीडियो में। मैं संजीव सर। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम आपके चैप्टर नंबर 2 का फाइनल शॉट स्टार्ट करने वाले हैं और चैप्टर नंबर 2 के हर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को भी डिस्कस करेंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड हो। और चैप्टर नंबर 2 में कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं बचेगा कि जो आपसे छूट जाए। अगर ये वीडियो आप पूरा शुरू से लेकर लास्ट तक देखते हैं तो एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा कि जो चैप्टर नंबर 2 से क्वेश्चन पूछा गया हो और आपसे छूट जाए। तो इसके लिए आप वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक बिना स्किप किए हुए देखिए और सारी चीज़ें A to Z आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो हम कोशिश ये करेंगे कि इस चैप्टर का जो फाइनल शॉट है एक ही वीडियो में कंप्लीट हो जाए। इसके लिए सारी चीज़ें लगभग जो इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़नी है उसको मैंने पहले से ही बोर्ड पे राइट कर लिया, जिससे जो है थोड़ा सा टाइम का बचत हो जाए। चलिए देखिए, सबसे पहले अगर मैं बात करूं चैप्टर नंबर 2 में, तो चैप्टर नंबर 2 में जो सबसे पहले हमको पढ़नी है वो जो है पढ़ना है वैद्युत विभव के बारे में। अब वैद्युत विभव में कई चीज़ें हैं। वैद्युत विभव की डेफिनेशन पढ़नी है। एकल बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव कैसे निकाला जाएगा। वैद्युत विभव V = क्या फार्मूला होता है, 1/4πε0 Q/R। इसको डिराइव कैसे किया जाएगा ये भी निकालना है, ठीक है। उसके बाद इसी में अच्छा आगे मैंने लिख दिया है वैद्युत विभव तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में क्या संबंध है, या विभव प्रवणता क्या चीज़ है, ठीक है। समविभव पृष्ठ क्या चीज़ है। तो ये सारी चीज़ें जो है हम वैद्युत विभव के अंतर्गत पढ़ेंगे। उसके बाद है द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव। अब जिस तरीके से हम वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय और निरक्षीय स्थिति में पिछले चैप्टर में हमने क्या निकाला था, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाला था, ठीक उसी तरीके से वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय और निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव भी हमें कैलकुलेट करना होगा। यहाँ पे अक्षीय स्थिति में तो वैद्युत विभव निकल के आ जाता है, जो भी निकल के आएगा, ठीक है। और निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव का मान 0 हो जाता है। कैसे 0 हो जाता है ध्यान से देखेंगे हम वीडियो के अंदर। उसके बाद पढ़ना है हमें संधारित्र के बारे में। संधारित्र क्या चीज़ है, संधारित्र में संचित ऊर्जा क्या चीज़ होती है, ठीक है। संधारित्र में संचित ऊर्जा का मतलब है जैसे मान लीजिए कोई भी कैपेसिटर है या कोई भी संधारित्र है, तो वो अगर पहले से डिस्चार्ज है तो उसको हम थोड़ा सा आवेश देंगे तो आसानी से चार्ज हो जाएगा। उसके बाद जब हम और उसको चार्ज करेंगे तो जो चार्ज उस पर पहुंच चुका होगा वो चार्ज क्या करेगा, जो एक्स्ट्रा बाद में चार्ज दे रहे हैं उसको वो अपोज करेगा, उसको वो रिपेल करेगा ना। तो उसके अगेंस्ट हमको वर्क करना पड़ता है। तो उसके अगेंस्ट जितना वर्क हमको करना पड़ता है वही सारा वर्क संधारित्र में जो है क्या एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाता है और उसी को हम बोलते हैं संधारित्र की संचित ऊर्जा। इसका आप सिंपल सा एग्जांपल ले लीजिए। जैसे मान लीजिए कोई डब्बा ले लीजिए और उसमें रबर की जो स्पंज वाली बॉल आती है उसमें पूरा भर दीजिए, ठीक है। अगर वो पूरी तरीके से भर गया उसके बाद कोई आप रबर की बॉल या कोई स्पंज बॉल डालेंगे तो वो बाहर आ जाएगा। लेकिन अगर उसी में दबा दबा के जो है हम भरते जाएं तो क्या हो जाएगा, उस बॉल को स्पंज करने यानी उसको दबाने के अगेंस्ट हमने वर्क किया। अब यही वर्क उसमें एनर्जी के रूप में स्टोर हो गया। अब ये वर्क मेरा उसमें एनर्जी के रूप में स्टोर हुआ कि नहीं हुआ, इसको देखने के लिए आप क्या करिए, इत्मीनान से उसका ढक्कन खोलिए और देखिए बॉल अपने आप बाहर निकलना शुरू हो जाएंगे। जो एक्स्ट्रा बॉल हमने उस पर ज़बरदस्ती प्रेशर डाल के उसके अंदर बंद किया था, जैसे हम डब्बे का ढक्कन खोलेंगे तो वो बॉल ऑटोमेटिक बाहर निकलना स्टार्ट कर देते हैं। यानी वही जितना एनर्जी हमने खर्च किया था बॉल को उसके अंदर डालने में, वही एनर्जी अब वहाँ से बाहर बॉल को फेंकने में खर्च हो रही है, ठीक है। अगला है दो आवेशित संधारित्रों को जोड़ने में ऊर्जा में कमी। कई बार बता चुके हैं और फिर आज की इस वीडियो में फिर बताएंगे कि दो आवेशित संधारित्र हैं अगर एक दूसरे से कनेक्ट किए जाते हैं तो उनकी ऊर्जा में कितनी
कमी होगी या कितना लॉस होगा, और साथ साथ इसमें उभयनिष्ठ विभव भी बताया जाएगा कि दोनों संधारित्रों का कॉमन विभव क्या होगा। जब तक हम कॉमन विभव यानी उभयनिष्ठ विभव नहीं कैलकुलेट करेंगे तब तक ऊर्जा में कमी नहीं निकाल पाएंगे। अब डायरेक्ट फार्मूला यूज करिए वो अलग की बात है, लेकिन अगर स्टेप टू स्टेप चले तो हमें सबसे पहले क्या निकालना होगा, कॉमन पोटेंशियल यानी कि उभयनिष्ठ विभव। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का। तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता C इक्वल टू क्या होता है, K एप्सिलॉन नॉट A बाई D। ठीक है, जहाँ पे A क्या है, समांतर प्लेट संधारित्र की क्षेत्रफल है, और D जो है उसके प्लेटों के बीच की दूरी है। और इसकी धारिता कैसे बढ़ाई जा सकती है ये क्वेश्चन भी इसमें ऐड कर दिया जाता है और 1 नंबर का पूछ लिया जाता है। तो 3 बातों पर इसकी धारिता डिपेंड करती है, तो अभी इसको डिराइव करते समय वहाँ देखा जाएगा कि वो 3 बातें कौन कौन सी है। और लास्ट है संधारित्रों का समायोजन। ये तो काफ़ी ईजी है, कर लोगे ना आप लोग, एक हल्का सा हिंट दे देंगे या आप लोग आसानी से कर ले जाएंगे। ठीक है, तो चलिए कोशिश मेरी यही रहेगी कि आज के एक ही वीडियो में ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाए। तो चलिए कॉपी पेन उठाइए और स्टार्ट करते हैं वैद्युत विभव से। वैद्युत विभव की डेफिनेशन या वैद्युत विभव का क्या फार्मूला होता है, जरा आप लोग, अगर आप लोगों को पता हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। और जितने बच्चे वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में भी अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। आज के इस वीडियो का टारगेट है 1000 लाइक, तो 1000 लाइक आज के इस वीडियो पे आ जाना चाहिए। ये आप लोगों की रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है, ये आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है यानी जिम्मेदारी है कि आप लोग 1000 लाइक कंप्लीट करिए। चलिए देखिए, वैद्युत विभव की अगर हम बात करें तो किसी भी परीक्षण आवेश को, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमारा कोई पहले से एक चार्ज रखा हुआ है आवेश, ठीक है, तो अगर पहले से कोई चार्ज रखा हुआ है तो इसके चारों ओर क्या होगा, एक वैद्युत क्षेत्र होगा। बात क्लियर है, क्योंकि पहले चैप्टर से ये सारी चीजें हमने सीख ली है, तो अब दूसरे चैप्टर में कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है, जरा 1 मिनट, बाहर कोई शोर कर रहा है। तो कितनी चीजें हमने चैप्टर नंबर 1 से सीख ली है कि अगर कोई चार्ज रखा हुआ है तो उस चार्ज के कारण क्या होगा, चारों ओर एक वैद्युत क्षेत्र जनरेट होगा। अब इस वैद्युत क्षेत्र के अंदर हम अगर किसी भी चार्ज को ले आएंगे तो ये चार्ज जो यहाँ पे पहले से प्रेजेंट है उस पर क्या होगा, एक वैद्युत बल लगाएगा ना। तो अगर चार्ज को हम इसके अंदर ले आ रहे हैं तो इस चार्ज के द्वारा जो उस पर वैद्युत बल लग रहा है उसके अगेंस्ट हमको क्या करना होगा, कार्य करना होगा, उसके अगेंस्ट हमको वर्क करना होगा। ठीक है, तो उसके अगेंस्ट किया गया वर्क W, और जिस चार्ज को मान लो अगर हम परीक्षण आवेश Q0 को ले आ रहे हैं, ठीक है, तो इस परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु, मान लेते हैं कोई पॉइंट P है, यहां तक लाने में किया गया कार्य W, और इस परीक्षण आवेश के मान के अनुपात को या निष्पत्ति को क्या कहते हैं, इस बिंदु पर वैद्युत विभव कहते हैं। ठीक है, परिभाषा क्लियर हुई? नहीं अगर क्लियर हुई हो तो ये फार्मूला देखिए और यहां से जनरेट कीजिए। वैद्युत विभव का सिंपल सा डेफिनेशन है, सिंपल सा परिभाषा है कि किसी परीक्षण आवेश को, यह है क्या, परीक्षण आवेश, परीक्षण आवेश, ठीक है, तो किसी परीक्षण आवेश को किसी वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक, ये हमारा एक पॉइंट है, ठीक है, P, किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य W, और इस परीक्षण आवेश के मान की निष्पत्ति को या अनुपात को क्या कहते हैं, वैद्युत विभव कहते हैं। और अगर इसके हम मात्रक की बात करें तो W का मात्रक क्या होता है, जूल होता है, और Q का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। तो जूल बटे कूलाम ये इसका मात्रक हो गया। इसी को कंबाइन रूप में क्या बोलते हैं, वोल्ट। ठीक है, वैद्युत विभव का एक और मात्रक होता है, क्या होता है, वोल्ट। तो चलिए यहीं पे लगे हाथ इसके बीमा की भी बात कर ली जाए। तो अगर इसके हम बीमा की बात करें, यानी वैद्युत विभव की बीमा निकालनी हो तो उसके लिए हमें W की बीमा निकालनी होगी, ठीक है, उसके बाद Q की बीमा निकालनी होगी। अब अगर हमें W की बीमा नहीं पता है तो W इक्वल टू क्या होता है, कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणे विस्थापन, यानी कि F इंटू D ये होता है। तो इसकी जगह लिखेंगे F
की विमा और इंटू डी की विमा अपान क्यू की विमा। एफ की विमा क्या होती है? एम एल टी की पावर -2, सबको पता है, ठीक है, क्लास 11 से ही सीखते आ रहे हो बल की विमा। आगे डी की विमा, डी किसका है? दूरी का मात्रक यानी कि लेंथ एल। और क्यू, क्यू की विमा क्या हो जाएगी? ए टी, क्योंकि क्यू बराबर क्या होता है? आई इंटू टी। आई का हो जाएगा एम्पियर यानी ए, और टी का मतलब होता है टाइम यानी समय, तो ए टी। अब इसी को क्या करना है? आपको अरेंज कर लेना। अरेंज करने के बाद कितना आएगा? एम एल स्क्वायर टी की पावर 3 ए की पावर -1, ये आपके वैद्युत विभव की विमा हो गई, ठीक है। तो वैद्युत विभव क्लियर हो गया। चलिए अब बात करते हैं एकल बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव, यानी कि V = 1/4πε0 Q/R, ठीक है। अब देखिए इसको प्रूफ करने के कई सारे तरीके हैं, ठीक है, इसको प्रूफ करने के कई सारे तरीके हैं। बेसिकली 2 तरीका हम आपको बता रहे हैं, और इन दोनों तरीकों में से कौन सा तरीके से हम आपको बताएं ये आप लोग डिसाइड करिए। कहिए तो दोनों तरीके से आपको जो है समझा दें, और कहिए तो किसी एक तरीके से बताएं। देखिए पहला जो तरीका है वो वैद्युत विभव के डेफिनेशन से, ठीक है, वैद्युत विभव की परिभाषा के अकॉर्डिंग इसको हम प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरा जो है, जो पिछले चैप्टर में हमने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ी है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विद्युत विभव में संबंध के अकॉर्डिंग इसको प्रूफ कर सकते हैं। वैद्युत विभव व वैद्युत क्षेत्र में संबंध के आधार पर, ठीक है। तो वैद्युत विभव तथा वैद्युत क्षेत्र में संबंध तो अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो इसका प्रूफ जो है हमको लग रहा है कि परिभाषा के अकॉर्डिंग करें तो ही ज़्यादा उचित रहेगा और बेटर भी रहेगा, ठीक है। तो चलिए इसी के अकॉर्डिंग जो है इसको देखते हैं। हाँ, जैसे ही मतलब संबंध बताएंगे वहाँ भी हम आपको एक तरीका जो है बता देंगे। अगर आप को जो भी इजी लगेगा, आप बोर्ड एग्जाम में फ्री हैं, किसी भी तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। चलिए हेडिंग डालिए, एकल बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव। एकल बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव, ठीक है। तो देखिए जैसे मान लीजिए यहां पे हमारा क्या है, कोई चार्ज क्यू रखा हुआ है, ये हम एक पॉइंट मान लेते हैं, ठीक है। यहां से r दूरी पर स्थित कोई पॉइंट P है, जहां पे हमें क्या करनी है? वैद्युत विभव का मान निकालना है, ठीक है। जहां पे हमें क्या करना है? वैद्युत विभव का मान निकालना है। इसको पॉइंट O मान लेते हैं, जहां पे ऑब्जेक्ट स्थित है। और इससे यहां से x दूरी पर एक कोई पॉइंट हम मान लेते हैं A, ठीक है, जहां पर हमने क्या किया? एक परीक्षण आवेश Q0 को लाकर रख लिया, ठीक है। तो अब अगर बिंदु A पर कोई परीक्षण आवेश रखा गया है, तो इस आवेश के कारण इस आवेश पर एक वैद्युत बल लगेगा, और ये वैद्युत बल कितना लगेगा? कूलाम के नियम के अकॉर्डिंग इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी है? x है। तो कूलाम के नियम के अकॉर्डिंग इन दोनों आवेशों पर के बीच लगने वाला वैद्युत बल F = 1/4πε0 Q0/x², समीकरण नंबर 1, ठीक है। अब देखिए ये आवेश क्या कर रहा है? इस चार्ज पर यानी परीक्षण आवेश पर इतना बल लगा रहा है, ठीक है, इतना वैद्युत बल लगा रहा है। और इसकी दिशा किधर हो जाएगी? अगर ये प्लस चार्ज है तो ये इसको क्या करेगा? प्रतिकर्षित करेगा, ठीक है, यानी इस डायरेक्शन में इस पर बल लगेगा F। और इस बल के अगेंस्ट अब अगर हम मान लेते हैं परीक्षण आवेश Q0 को बिंदु P तक कितनी दूरी है? Δx, यानी अल्पांश दूरी Δx लाने में इस बल के अगेंस्ट हमको कार्य करना पड़ेगा। तो किया गया कार्य भी मान लेते हैं कितना है? Δw है, ठीक है। तो किया गया कार्य Δw बराबर क्या हो जाएगा? बल, लगने वाला बल, और गुणे विस्थापन। विस्थापन कितना है?
डेल्टा एक्स, ठीक है। और ये डेल्टा एक्स माइनस में हो जाएगा, क्यों? क्योंकि बल के अगेंस्ट काम कर रहा है, ठीक है। तो लिखेंगे परीक्षण आवेश Q0 को अल्पांश दूरी डेल्टा एक्स, ठीक है, डेल्टा एक्स तक लाने में किया गया अल्पांश कार्य, भाई कार्य भी छोटा ही तो होगा, अल्पांश कार्य डेल्टा डब्ल्यू इक्वल टू एफ इंटू माइनस डेल्टा एक्स, ठीक है। एफ का मान रखो समीकरण नंबर 1 से, डेल्टा डब्ल्यू इक्वल टू 1/4πε0 Q0 बटे एक्स स्क्वायर माइनस डेल्टा एक्स, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। माइनस को ले आओ बाहर, -1/4πε0 Q0 बटे एक्स स्क्वायर, डेल्टा एक्स को हम डी एक्स भी लिख सकते हैं, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो परीक्षण आवेश Q0 को ये सूक्ष्म दूरी लाने में ये किया गया सूक्ष्म कार्य है। अगर इस परीक्षण आवेश को विभव की परिभाषा के अकॉर्डिंग हम अनंत से बिंदु P तक ले आए, अनंत का मतलब इनफाइनाइट और P का मतलब हो गया R, तो इनफाइनाइट से R तक ले आने में किया गया कुल कार्य W बराबर, ठीक है, परीक्षण आवेश Q0 को अनंत से बिंदु P तक लाने में किया गया कुल कार्य, लाने में किया गया कुल कार्य कैपिटल W बराबर इंटीग्रेशन, कहां से? इनफाइनाइट से ला रहे हैं, तो इनफाइनाइट से R डेल्टा W, ठीक है, डेल्टा W। अब आगे देखो, W इक्वल टू इंटीग्रेशन इनफाइनाइट टू R, डेल्टा W का मान कितना है? -1/4πε0 Q0 बटे एक्स स्क्वायर dx। तो जो चीज़ें कांस्टेंट है उसको बाहर ले लो, बाकी सारी चीज़ें क्या करो, अंदर ही रहने दो। जरा एक बार हम चेक देख लें रिकॉर्ड हो रहा है वीडियो लाइव की नहीं, क्योंकि अभी कट गया था वीडियो, नहीं हो रहा है, ठीक। चलो इंटीग्रेशन इनफाइनाइट टू R, कांस्टेंट चीज़ें बाहर ले आओ। कांस्टेंट क्या है? ये सारी चीज़ें कांस्टेंट है। वेरिएबल क्या है? x, तो -1/4πε0 Q इंटू Q0 ये कांस्टेंट है, बाहर आ गया। इनफाइनाइट टू R 1/x² dx। अब इसका इंटीग्रेशन कितना होगा? तो मैथ वाले तो खटाक से करके बता देंगे कि -1/x होगा। बायो वाले जरा ध्यान दीजिए, इसका इंटीग्रेशन निकाला कैसे जाएगा। तो आप एक सिंपल फार्मूला जानते होंगे, x की नहीं जानते जान लीजिए, x की पावर n dx, ठीक है। x की पावर n dx का क्या फार्मूला होता है? x की पावर n+1/n+1, ठीक है। ये एक नॉर्मली फार्मूला होता है, ठीक है। अब ये है 1/x², तो 1/x² को हम क्या लिख सकते हैं? x की पावर -2, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, ये नीचे x² है तो ऊपर जाएगा -2 हो जाएगा, इसको ये लिख सकते हैं। अब इस पे इंटीग्रेशन लगा, तो ये लगा लिया इंटीग्रेशन dx, यहां भी इंटीग्रेशन dx। अब इससे इसको कंपेयर कर लो, तो इससे इसको कंपेयर करोगे तो कितना आ जाएगा भाई? -1/4πε0 Q0, ठीक है। बताइए इसका इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा? इससे इसको कंपेयर करो, तो x की पावर -2 + 1 और -2 + 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा? x की पावर -2 + 1, नीचे -2 + 1, लिमिट कितना? इनफाइनाइट टू R, ठीक है। ये बात समझ में आ गई, ठीक है, यहां तक। चलिए आगे देखते हैं। इधर थोड़ा सा
इरेज करना पड़ेगा। ठीक, तो W इक्वल टू मिला क्या, -1/4πε0, 1/4πε0 Q0 इंटू अंदर क्या आएगा, x की पावर -1 अपान नीचे -1 लिमिट इनफाइनाइट टू r। तो ये माइनस क्या हो गए, प्लस हो गए। 1/4πε0, ठीक है, Q0 इंटू x की पावर -1, इसको ले आओ नीचे तो क्या हो जाएगा 1/x इनफाइनाइट टू r। तो पहले अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट, मैथ वाले ये अच्छी तरीके से जानते होंगे कि पहले अपर लिमिट रखी जाती है बाद में लोअर लिमिट। तो चलिए रख लीजिए, आया कितना 1/4πε0 Q0 पहले अपर लिमिट 1/r माइनस 1/इनफाइनाइट, और 1/इनफाइनाइट का मान कितना होता है 0, क्यों, क्योंकि इनफाइनाइट इक्वल टू होता है 1/0, ठीक है। तो 1/इनफाइनाइट का मतलब हो जाएगा 1/इनफाइनाइट की वैल्यू 1/0, ठीक है। ये 0 चला जाएगा ऊपर तो हो जाएगा 0 में 1 का गुणा करोगे 0, 0/1 यानी 0/1, 0 में किसी भी संख्या से भाग करोगे तो आएगा 0। तो 1/इनफाइनाइट की जगह हम क्या लिख सकते हैं 0, ये वैल्यू क्या हो गई 0, बचा सिर्फ कितना 1/4πε0 Q0 और आया यहाँ 1/r, ठीक है। इसको अरेंज कर लो तो v इक्वल टू 1/4πε0 Q0 अपान r, ये आपका आया W इक्वल टू, ठीक है, किया गया, कार्य निकल के आ गया। अब देखिए विभव की परिभाषा क्या कहती है, विभव की परिभाषा v इक्वल टू क्या होता है W/Q0, W/Q0। तो परिभाषा के अकॉर्डिंग Q0 से इसमें भाग कर दो तो v इक्वल टू कितना हो जाएगा W/Q0, और Q0 से भाग करोगे तो Q0 से Q0 कैंसिल हो जाएगा, आएगा कितना 1/4πε0 Q/r, ठीक है, Q/r। ये इतनी चीज समझ में आ गई अच्छी तरीके से, कोई समस्या कोई परेशानी नहीं ना। चलो आगे देखते हैं, मात्रक वोल्ट या जूल बटे कूलम, ठीक है। अब आगे देखो, यहीं पे समझ लेते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा वैद्युत विभव में क्या संबंध है, या विभव प्रवणता तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध कभी कभी 2 नंबर में पूछा जाता है। तो यहीं पे समझ लेते हैं, फिगर यही रहने देते हैं, इसी फिगर पे समझ लेते हैं। Q यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस थी r, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस थी x, ठीक है, फिगर यही रहने दो, यहीं पे समझ लिया जाए। चलिए भाई, जिसको पता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा विभव प्रवणता में क्या संबंध है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जाओ, और जितने भी लोग वीडियो को देख रहे हैं सभी लोग वीडियो को एक बार मिलकर लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में भी अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए, एकदम आग की तरीके से फैला दीजिए, ठीक है। वो एक कहावत है ना, शेर बनो शेर, और अगर शेर नहीं बन सकते हो तो दबा के शेयर करो। चलो देखो, जैसे मान लेते हैं बिंदु ए पर, ये टॉपिक क्या है, हाँ, वैद्युत विभव तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध, ठीक है, वैद्युत विभव तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध। तो देखते हैं क्या संबंध है। देखिए यहां पर परीक्षण आवेश Q0 को अगर हम रख रहे हैं तो ये वैद्युत आवेश Q के कारण, वैद्युत आवेश Q के कारण बिंदु A पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी भाई, E इक्वल टू
मान लेते हैं, माना ई है, कितनी है, ई है। तो परीक्षण आवेश Q0 पर लगने वाला बल, वैद्युत बल F इक्वल टू कितना हो जाएगा, Q0 E। ये इतना परीक्षण आवेश पे क्या होगा, बल लगेगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। ये हो गया समीकरण नंबर 1। अब वही पुराना टॉपिक, परीक्षण आवेश को अल्पांश दूरी डेल्टा x विस्थापित करने में या परीक्षण आवेश को बिंदु A से बिंदु P तक लाने में अल्पांश दूरी डेल्टा x के विरुद्ध किया गया कार्य डेल्टा W इक्वल टू कितना हो जाएगा, बल गुणे विस्थापन। विस्थापन कितना है, माइनस डेल्टा x, ये इतनी दूरी। ठीक है, और माइनस डेल्टा x क्यों हो रहा, अभी अभी जस्ट हमने इसको रीजन दिया था। आगे देखो, डेल्टा W इक्वल टू बल F का मान कितना है, Q0 E माइनस डेल्टा x। ठीक है, Q0 को ले आओ इधर, तो डेल्टा W अपान Q0 इक्वल टू, Q0 इधर आ गया, भाग में हो गया, बचा क्या यहाँ पे, E माइनस डेल्टा x। ये क्या है, ये कहीं लिखा था, चलो फिर से लिख देते हैं, V इक्वल टू W बाई Q0। यहाँ डेल्टा लग गया है तो यहाँ भी डेल्टा लग जाएगा। ठीक है, ये क्या हो गया, विभव डेल्टा V इक्वल टू E माइनस डेल्टा x। माइनस डेल्टा x से इधर गुणा इधर आएगा, भाग हो जाएगा, तो डेल्टा V बटे डेल्टा x इक्वल टू क्या आ गया, माइनस E। जहाँ पे डेल्टा B बाई डेल्टा x क्या है, विभव प्रवणता। डेल्टा B बाई डेल्टा x क्या, विभव प्रवणता। और अगर आपसे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और वैद्युत विभव में संबंध पूछे तो ये है। ठीक है, समझ में आ गया अच्छी तरीके से। चलिए आगे बढ़ते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ, वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में वैद्युत विभव। ठीक है, तो वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में जो वैद्युत विभव होगा, ठीक उसी तरीके से हम कैलकुलेट करेंगे, वही सारा कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे जो पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा, वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी और निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। हालांकि निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव कितना होता है, 0 होता है। कैसे 0 होता है, चलिए देखा जाए। पहले उससे पहले अच्छी स्थिति की बात करते हैं, तो हेडिंग लगाइए, और अगर किसी को पता है कि वैद्युत विभव जो है अच्छी स्थिति में कितना होगा, तो कमेंट बॉक्स में फार्मूला कमेंट करो, कितना आएगा। ठीक है, जल्दी से। वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में वैद्युत विभव। ठीक है, अच्छी स्थिति में वैद्युत विभव। चलिए, जैसे मान लीजिए ये हमारा क्या है, कोई वैद्युत द्विध्रुव है। ठीक है, इसके बीच की टोटल दूरी कितनी है, 2L है। यहाँ से यहाँ तक कितना है, 2L है। इसका सेंटर पॉइंट मान लेते हैं क्या है, ये O है। द्विध्रुव को नाम दे देते हैं AB। ठीक है, बात समझ में आई। द्विध्रुव को नाम दे देते हैं AB, और इधर रख लेते हैं -Q, इधर रख लेते हैं +Q। इससे सेंटर से R दूरी पर स्थित कोई पॉइंट P है, जहां पे हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत विभव का मान निकालना। बार बार तीव्रता याद आ रहा है क्योंकि अभी पहले चैप्टर का फाइनल शॉट दिया गया है। तो इस बिंदु पर हमें क्या करना है, वैद्युत विभव का मान निकालना है। तो अभी हमने डेराइव किया है एकल बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव। तो अगर इस बिंदु पर हमें वैद्युत विभव का मान निकालना है, तो अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे 2 अकेले अकेले आवेश रखे हुए हैं। तो एक बार इसके कारण विभव निकाल लो, एक बार इसके कारण विभव निकाल लो, और फिर परिणामी विभव निकाल लो। क्वेश्चन सॉल्व, क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, तो चलिए भाई, कितना होता है विभव, कमेंट कर लिया आप लोगों ने। चलिए ध्यान से देखिए। ओके, तो इस बिंदु आवेश से इस बिंदु पर वैद्युत विभव का मान अगर आपको निकालना है, तो यहां से इसकी दूरी पता होनी चाहिए। ठीक है,
तभी तो निकलेगा। और इसके कारण निकालना है तो यहाँ से दूरी पता होनी चाहिए, बस यही तो खेल है दूरी का। यहाँ से इसकी दूरी कितनी हो जाएगी भाई, देखिए O से P तक की दूरी कितनी है, R है। तो अगर हम A से मेजर करें, ये टोटल 2L है, ये इसका सेंटर पॉइंट है, तो यानी L इधर हो जाएगा और L इधर हो जाएगा। यहाँ तक R है ही है, L और बढ़ गया, तो A से इसकी दूरी कितनी हो गई, R प्लस L। ठीक है। B से इसकी दूरी कितनी है भाई, देखो यहां से लेके यानी P से लेके, ठीक है, P से लेके O तक इसकी दूरी R है, लेकिन कितना कम कर देना है, L, तब तो B पे पहुंचेंगे, तो R में से L घटा दो, तो यहां से हमको दूरी मिल गई B से R माइनस L, R माइनस L। ठीक है, तो लिख लो भाई, A से दूरी AP बराबर R प्लस L, B से दूरी BP बराबर R माइनस L। ठीक है, अब देखो प्लस Q आवेश के कारण बिंदु, यहाँ माइनस है ना, माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव, माइनस Q आवेश के कारण वैद्युत विभव V A इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q। माइनस Q के कारण निकालना है तो माइनस लिखा जाएगा, क्यों, देखिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और वैद्युत विभव में थोड़ा सा फर्क यह है कि वहां पर जब भी हम तीव्रता निकालते थे तो केवल परिमाण लेते थे। ठीक है, क्या लेते थे, परिमाण लेते थे, प्लस Q हो या माइनस Q हो, हम मतलब केवल Q से रखते थे उसकी वैल्यू कितनी है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे उसका साइन भी देखा जाएगा, साइन क्या है, माइनस है, तो यहाँ पे लिखा जाएगा माइनस R प्लस L। ठीक है, आगे इसके कारण प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर भी हो, ये बना लो समीकरण नंबर 1, प्लस Q आवेश के कारण वैद्युत विभव, हम शॉर्ट फॉर्म में वैद्युत विभव लिख दे रहे हैं, आप लोग लिखेंगे के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव, कहां, बिंदु P पर, बिंदु P पर वैद्युत विभव V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट प्लस Q बटे R माइनस L। ये हो गया आपका समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब बिंदु P पर दो अलग अलग बिंदु आवेशों के कारण वैद्युत विभव अलग अलग हमने निकाल लिया। अब हमें निकालना है परिणामी विभव। बिंदु P पर परिणामी विभव V इक्वल टू, दोनों को जोड़ लो भाई, कितना होगा, तो VA प्लस BB, VA प्लस BB। ठीक है, चलिए जोड़ते हैं, तो थोड़ा सा मिटा दें इधर, फिगर नहीं मिटाएंगे क्योंकि फिगर का तो काम लगेगा। चलिए V इक्वल टू, VA का मान कितना है, माइनस आ जाएगा आपका बाहर, -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे R प्लस L प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे R माइनस L, R माइनस L। ठीक है, प्लस को पहले लिख लो, माइनस को बाद में, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे R माइनस L पहले लिख लिए, माइनस वाले को लिख ले रहे हैं बाद, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R माइनस L, सॉरी R प्लस है ना, तो R प्लस L। ठीक है, अब जो चीज कॉमन है उसको कॉमन ले लो, ध्यान से देखो, ये चीज कॉमन है, कॉमन ले लो, 1 अपान, साथ में Q भी है तो Q को भी ले लो, तो Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन हो गया, यहाँ बचा 1 बाई R माइनस L। ठीक है, माइनस यहाँ बचा 1 अपान
आर प्लस एल। ठीक, ठीक है। अब देखो इसको सॉल्व करिए। तिरछा गुणा कर दो, इसका यहां पे गुणा करोगे कितना हो जाएगा, v इक्वल टू क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ऐसे रहेगा। इसका यहाँ गुणा कर दो तो r प्लस एल, बीच में माइनस है माइनस, इसका यहाँ गुणा कर दो r माइनस एल, नीचे इन दोनों का आपस में गुणा हो जाएगा। भाई तिरछा गुणा करना आता है ना? नहीं आता तो ध्यान से देखो, जैसे देखो लिखा हुआ है 1/a माइनस 1/b। ठीक है, a की जगह आपका क्या है, r माइनस एल है, b की जगह r प्लस एल है। तो इसको सॉल्व करने के लिए तिरछा गुणा हो जाता है, इसका इसमें, इसका इसमें, और फिर इन दोनों का। b का इधर, बीच में माइनस है तो माइनस, a का इधर, और फिर ab, इस तरीके से। ठीक है, तो वही काम यहाँ पे किया गया, कुछ नया नहीं किया गया। अब देखो ब्रैकेट ओपन कर दो, कितना आया, q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r प्लस एल, ओपन करो, माइनस, यहाँ प्लस है तो प्लस माइनस माइनस माइनस, r हो गया माइनस माइनस प्लस एल, नीचे a माइनस बी ए प्लस बी, तो एक ब्रैकेट में हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यानी कि r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। अब अगर ध्यान से देखिए तो कुछ चीज़ें निपट रही हैं, निपटा लो, उसके बाद ही कुछ करो। ठीक है, ये प्लस आर, ये माइनस आर, एक दूसरे से निपट लिए, बचा कितना, एल और एल मिलके कितने हो गए, 2l। ठीक है, एल और एल मिलके लाल नहीं हो जाएंगे, मिलके कितना हो जाएगा, 2l हो जाएगा। तो q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अंदर हो गया 2l बटे नीचे हो गया r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। ठीक है, इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं, q को इसके साथ में शिफ्ट कर देते हैं, यहाँ 1 कर देते हैं, जब q यहाँ शिफ्ट हो जाएगा तो यहाँ 1 हो जाएगा। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2ql अपान r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। अब भाई देखिए, अगर आप लोगों ने पहले चैप्टर का फाइनल शॉट अच्छे से देखा होगा तो ये बता दो 2ql बराबर आएगा कितना, 2ql बराबर हम क्या लिख सकते हैं, ये पहले चैप्टर में अच्छे से डिस्कस किया गया है। ये वैद्युत द्विध्रुव की चीज है, वैद्युत द्विध्रुव दिया गया है तो इसका द्विध्रुव आघूर्ण होगा, और वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण P बराबर क्या होता है, बताइए भाई, कमेंट कीजिए जल्दी जल्दी। 2ql कितना होगा, 2ql। हाँ, अभी कल के जो है फाइनल शॉट क्लास में हमने लाइव चैट थोड़ा सा ओपन किया था, तो लाइव चैट में देखा, यार आप लोग लाइव चैट में बहस मत करो, चुपचाप बोर्ड एग्जाम की डेट आ गई है, एग्जाम धीरे धीरे पास आ रहा है, एकदम से तैयारी पे लग जाओ। ठीक है, क्योंकि आपके माँ बाप को आपसे उम्मीदें होंगी कि हमारा बच्चा बोर्ड एग्जाम में अच्छा अंक लाएगा, और खैर माँ बाप की बात छोड़ो, माँ शब्द वही बहुत ज़्यादा काफ़ी है। ठीक है, वही भाई माँ, यानी माँ की ममता, माँ की इच्छाएं, माँ की कुछ न कुछ आस जरूर होगी आपसे। हर एक बच्चे, चाहे आप लड़के हो या लड़की हो, कोई दिक्कत नहीं है, सबसे जो है माँ बाप की छोटी बड़ी कुछ ना कुछ उम्मीदें होंगी कि मेरा बच्चा बोर्ड एग्जाम में इतना अंक लाएगा, आगे चल के ये करेगा वो करेगा। तो आप लोग उस पर भी थोड़ा सा ध्यान दीजिए और अपनी पढ़ाई को लेके अब सीरियस हो जाइए, चुपचाप पढ़ाई कीजिए, लाइव चैट में फालतू का वक्त मत बर्बाद कीजिए। चलिए, ये तो हो गई थोड़ी इधर उधर की बातें, आ जाओ इधर। ऐसे ही मैं मन किया, कल लाइव चैट खोल लिया मैंने कहा देखूं भाई किसी के कोई समस्या तो नहीं है, लेकिन वहाँ देख रहे हैं समस्या के वजह तुम लोग लड़ झगड़ रहे हो लाइव चैट में। चलिए, तो उसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, P। वेरी गुड, जितने बच्चे P कमेंट किए हैं बहुत अच्छी बात है, आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं, इसी तरीके से सीरियसली एकदम जुट जाइए, बोर्ड एग्जाम धीरे धीरे पास आ रहा है। तो ये हो गया r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। अब जरा एक नज़र फिगर की तरफ घुमाइए, एक नज़र फिगर की तरफ देखिए, r तो इतना बड़ा है और l इतना छोटा सा है, पिद्दा सा। ठीक है, तो r की अपेक्षा l क्या है, बहुत छोटा है, तो वही चीज़ यहाँ पे लिखना है।
हम इसको थोड़ा मैथमेटिकल टर्म में लिख देते हैं। जानते हो टीचर का काम ही क्या है, चीज़ों को शार्ट करना। तो लो हम शार्ट कर दे रहे हैं, आर बड़ा हो गया, एल छोटा हो गया। अब इसको आप लैंग्वेज में लिखेंगे कि आर की अपेक्षा एल बहुत छोटा है, अतः आर का स्क्वायर करने पर ये और बड़ा हो जाएगा, एल और छोटा हो जाएगा। ठीक है भाई, स्क्वायर करने का मतलब इसका 2 गुना। आर इतना बड़ा है ना, तो इतना बड़ा और खींच दो, यहाँ तक पहुँच जाएगा आर। और एल का स्क्वायर करोगे तो इसको 2 बार, यानी इतना है, इतना और यहीं पहुँचेगा। तो अब देखो ये यहीं पहुँचे, ये इतना बड़ा हो गया और बड़ा हो गया, तो यानी एल स्क्वायर की तुलना में आर स्क्वायर बहुत बड़ा है। अतः एल स्क्वायर को नगण्य मानने पर, क्या करने पर, नगण्य मानने पर, ठीक है। तो इसको नगण्य मान लो, यानी इसको छोड़ दो। जब इसको छोड़ दोगे तो यहाँ फार्मूले में क्या मिल जाएगा, v इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p बाई एल स्क्वायर को छोड़ दो, बचा क्या, आर स्क्वायर। क्यों छोड़ रहे हो, ये कहानी हमने बता दी है। ये कहानी बिना लिखे आप छोड़ दोगे तो नंबर, ठीक है, समझ गए होगे। तो ये था वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में वैद्युत विभव का मान। अब जैसा कि मैंने बताया कि निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव का मान 0 होता है। और कैसे 0 होता है, अभी जस्ट इसके बाद हम उसके प्रूफ पर ही चल रहे हैं कि 0 क्यों होता है। चलिए, नोट कर रहे हो तो नोट कर लीजिए और हेडिंग लगाइए, वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव। चलिए देखिए, वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव। निरक्षीय का मतलब क्या होता है, जो वैद्युत द्विध्रुव की अक्ष होती है, यानी एक्सिस होती है, उसके बिल्कुल सीध में आ गए तो अक्षीय स्थिति, और उसके परपेंडिकुलर चले गए, लंबवत चले गए तो वो हो गई उसकी निरक्षीय स्थिति। अगर नहीं जानते हो तो जान लीजिए अक्षीय निरक्षीय। हालांकि जो है हमने पहले चैप्टर में आपको अक्षीय और निरक्षीय के बारे में बताया नहीं था, लेकिन यहाँ पे चलिए हम आपको बता देते हैं अक्षीय क्या होते हैं। जैसे ये मान लीजिए आपका कोई द्विध्रुव है, तो इसका एक्सिस क्या होगा, ये इसकी अक्ष हो जाएगी, इसका एक्सिस हो जाएगा ये इसके बिल्कुल एक्सिस के सीध में यहाँ कहीं कोई पॉइंट है या इधर कहीं कोई पॉइंट है, तो ये क्या कहलाता है, अक्षीय स्थिति। अगर इसके लंबवत आप आ गए, इसके परपेंडिकुलर ऐसे लंबवत ऊपर की ओर ऐसे ऐसा, ठीक है, यहाँ पे कोई पॉइंट है तो ये कहलाता है निरक्षीय स्थिति। ठीक है, तो अक्षीय निरक्षीय का ज्ञान समझ में आ गया, अच्छी बात है। यहाँ पे मान लेते हैं कोई चार्ज क्या है, प्लस क्यू रखा हुआ है, यहाँ पे माइनस क्यू रखा हुआ है। पिछली बार हमने माइनस इधर रख लिया था, तो कोई दिक्कत नहीं यार, माइनस प्लस किधर भी करो कोई समस्या नहीं है। ठीक है, यहाँ से यहाँ पे मान लेते हैं कोई पॉइंट P है और इसका ये सेंटर पॉइंट O है, इससे इसकी दूरी कितनी है, R है। अभी तक जो हमने फार्मूला पढ़ा या जो कुछ भी हम जानते हैं वो बिंदु आवेश से वैद्युत विभव का फार्मूला हमने पढ़ा है, लेकिन यहाँ सेंटर पॉइंट से, तो सेंटर पॉइंट का ऐसा कोई फार्मूला हम जानते ही नहीं है। तो हमें जब विभव का मान बिंदु आवेश से निकालना है तो दूरी भी तो बिंदु आवेश से चाहिए। तो ये बिंदु आवेश यहाँ है, तो इस बिंदु आवेश से यहाँ की दूरी चाहिए 2, मिला लिया। यहाँ से इसको मिला लो, टेढ़ा हो गया, चलो कोई दिक्कत नहीं, हम द्विध्रुव भी छोटा कर देते हैं। अब सही हो गया, ठीक है, हम द्विध्रुव भी छोटा कर दिए, अब सही हो गया। चलिए, टोटल लेंथ इसकी कितनी है द्विध्रुव की, यहाँ से यहाँ तक कितना है, 2L है। तो ये जब सेंटर पॉइंट है तो L इधर हो गया और L इधर हो गया। ठीक है, दोनों साइड क्या हो गए, L हो गए। ये इतनी दूरी R हो गई। तो अब जरा बिंदु आवेश से इसकी दूरी कितनी है, AP। तो AP बराबर क्या हो जाएगा, अगर आप ध्यान से देखें, ये APO ये एक समकोण त्रिभुज बन रहा है कि नहीं बन रहा है, जो हम चाक से इतना दोहरा रहे हैं। ठीक है, यही आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये आपका एक समकोण त्रिभुज बना कि नहीं बना। हालांकि गाना कुछ अलग तरीके से, क्या गम है जो इतना छुपा रहे हो, ठीक है, ऐसे कुछ करके मुस्कुरा रहे हो। ठीक है, गाना तो हमें आता नहीं है। फिलहाल ये जो हम इतना बार बार डार्क कर रहे हैं, आपको यही समझा रहे हैं कि ध्यान से देखिए, ये क्या है, ये एक समकोण त्रिभुज बन रहा है ना।
तो अगर समकोण त्रिभुज बन रहा है तो ये भुजा इसकी क्या हो गई, कर्ण हो गई, और ये भुजा इसकी क्या हो गई, लंब हो गई, और ये भुजा इसकी क्या हो गई, आधार हो गया। तो कर्ण का वर्ग, कर्ण है कितना, AP, तो AP का स्क्वायर बराबर क्या हो गया, लंब, लंब क्या है, OP, OP स्क्वायर। यहां आप लिख सकते हैं त्रिभुज AOP, ठीक है। थोड़ा अंग्रेजी यूज कर लेते हैं, इन आगे में लिखने की जगह नहीं तो इन मैंने पहले ही लगा लिया, ठीक है। प्लस AO का स्क्वायर, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, OP का मान कितना दिया है, R स्क्वायर, प्लस AO का मान कितना दिया, AO कितना है, हे हो नहीं जी, AO, ठीक है, कितना, L स्क्वायर। ये हो गया AP स्क्वायर का मान। तो AP इक्वल टू कितना हो गया, अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ठीक है। AP निकल गया। अब सबसे काम, दूसरा काम, यहां से हमने दूरी निकाल ली, अब यहां से इसकी दूरी निकालो। फिर वही काम, इस बार त्रिभुज बदल दो, त्रिभुज OBP में, OBP में थोड़ा इस बार भी इस त्रिभुज को हम दोहरा के क्लियर कर देते हैं। चाक जो है दूसरे कलर का ले लेते हैं ना, तब साफ साफ दिखाई देगा ना। जरा इधर ध्यान दो, इधर इधर, ये दिखा कुछ, त्रिभुज POB, ठीक है, POB में ये कोण 90 अंश का है, तो 90 अंश के सामने वाला कोण क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा, भुजा, ये कर्ण हो गया, लंब तो ये है ही है, अब आधार ये हो जाएगा, ठीक है। इसमें भी कर्ण का वर्ग, कर्ण का मतलब BP, तो BP स्क्वायर इक्वल टू लंब, लंब का मतलब OP स्क्वायर प्लस आधार OB स्क्वायर, इसका मान R स्क्वायर, इसका मान L स्क्वायर। तो BP इक्वल टू कितना हो गया, स्क्वायर है, दूसरी साइड जाएगा अंडर रूट चढ़ जाएगा, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। देख रहे हैं दोनों दूरी बराबर है, दोनों दूरी बराबर है। चलो कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं, हमें रुकना तो है नहीं, चलते जाना है, ठीक है। हमें रुकना नहीं है, मंजिल पर चलते जाना, या तो मंजिल हासिल हो जाएगी या तो अच्छे मुसाफिर बन जाएंगे, और रुक जाएंगे तो कुछ भी नहीं बन पाएंगे, ना तो मंजिल हासिल कर पाएंगे और ना ही अच्छे मुसाफिर बन पाएंगे। तो आप चलते जाइए, कुछ ना कुछ जरूर हासिल होगा, ठीक है। हार मान के बैठने से कुछ नहीं मिलने वाला, तो चलते जाइए, आगे बढ़िए। इस आवेश प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव, तो प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव कितना हो जाएगा भाई, BA इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, प्लस Q है तो प्लस Q बटे R, इनके बीच की दूरी कितनी है, AP ये रहा, अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, समीकरण नंबर 1। आगे आ जाओ, अब निकाल लो भाई माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव, माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, माइनस Q है तो माइनस Q बटे दूरी कितनी है, BP की दूरी कितनी है भाई, यहाँ पे R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, माइनस है तो माइनस को ले आओ बाहर, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया समीकरण नंबर 2। बिंदु P पर परिणामी विभव कितना हो गया, बिंदु P पर
परिणामी विभव V इजकल टू VA प्लस VB, VA प्लस VB। और अगर दोनों को जोड़ो तो भाई ध्यान से देखो VA का मान कितना है 1/4πε0 Q बटे √R² प्लस L² प्लस VB का मान माइनस है तो प्लस माइनस माइनस, मान कितना 1/4πε0 Q बटे √R² प्लस L²। ठीक है, तो जितना ये उतना ये, दोनों मान बराबर है तो दोनों एक दूसरे से क्या हो गए, कैंसिल हो गए। सीधे सीधे कितना आया 0। यानी कहने का मतलब अगर इसको हम एक समझे, इसको दूसरा, जैसे मान लो दो भाई है, एक इस बिंदु पर कुछ रख रहा, दूसरा उसको उठा ले रहा, कह रहा हम रखने ही नहीं देंगे, तो इस बिंदु पर बचेगा क्या, ठीक है 0। भाई ये रख रहा, ये उठा ले रहा, तो कितना बचेगा 0। देखो दोनों बराबर है, एक दूसरे से कट गए, विभव का मान कितना आया 0। तो निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव का मान कितना होता है 0। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे भी कुछ पॉइंट है जो आपके पिछले चैप्टर से रिलेटेड है, तो उसको जो है हम यहाँ पर डिस्कस नहीं कर रहे हैं, बता दे रहे हैं कि कौन कौन से 2 पॉइंट है। 2 पॉइंट है कि वैद्युत द्विध्रुव को एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखने पर कितना कार्य करना पड़ता है और उसको थीटा कोण घुमाने में कितना कार्य करना पड़ता है। तो कल इसको हमने डिस्कस, कल नहीं पहले वीडियो में ना डिस्कस किया था फाइनल शॉर्ट में, कितना कार्य करना पड़ता है। नहीं, हाँ दूसरे वीडियो में ही डिस्कस किया था मैंने, स्टार्टिंग में ही बिल्कुल डिस्कस किया था। ठीक है, चलिए फिर समझ में आ गया। ओके, आगे बढ़ते हैं फिर अब धारिता की तरफ। ठीक है, धारिता क्या चीज होती है। वैद्युत विभव से संबंधित इतने ही चीजें थी जिसे आपको अच्छी तरीके से पढ़ने थे। अब बारी है धारिता की। धारिता की परिभाषा कितने लोगों को पता है, जरा कमेंट बॉक्स में कमेंट करो तो। और एक चीज, थोड़ा सा वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए। आज की वीडियो का लाइक का टारगेट है 1000। ठीक है, डेली के वीडियो पे जो है लगभग आप लोग 1000 लाइक पहुंचा दीजिए, दिया करिए, थोड़ा सा देखने में अच्छा लगता है। ठीक है, एनर्जी मिलती है। लाइक रेशियो जब ज़्यादा रहता है, अधिक से अधिक कमेंट रहता है ना, तो देख के थोड़ा सा एनर्जी मिलती है और हम भी थोड़ा सा फूल के गदगद हो जाते हैं कि बच्चे पसंद कर रहे हैं वीडियो को। और कुछ बच्चे तो ऐसे हैं कोई रिएक्शन ही नहीं देते, आने दो जाने दो वाले हैं। चलो हेडिंग डालो धारिता। धारिता की क्या परिभाषा है, जरा कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। और परिभाषा तो फिलहाल हम बता ही रहे हैं, मिला लेना सही है गलत। धारिता, अरे धारिता का मतलब है धारण करने की क्षमता, यही ना, धारण करने की क्षमता। लेकिन अब यहाँ पे कैपेसिटर की बात की गई, संधारित्र की बात की गई है, तो किसी भी संधारित्र तो आवेश के अलावा और कुछ धारण करता नहीं है। तो आवेश को धारण करने की क्षमता क्या कहलाती है, संधारित्र की धारिता। कोई बाल्टी है तो उसमें पानी भरा गया तो वो उसकी पानी ग्रहण करने की क्षमता हो गई, यानी पानी धारण करने की धारिता हो गई। ठीक है, तो ऐसे जो नॉर्मली कोई भी चीज़ होती है तो सबकी एक अपनी कैपेसिटी होती है, और धारिता की अंग्रेजी भी समझ लो कैपेसिटी ही होती है। आपकी भी कुछ कैपेसिटी होगी, हमारी कितनी बातें आप धारण कर पा रहे हैं, कितनी बातें हवा में निकल जा रही, कितना एब्जॉर्ब कर रहे हैं, वो आपकी कैपेसिटी है। ठीक है, तो इसी तरीके से हर एक डिवाइस की अपनी कुछ ना कुछ कैपेसिटी होती है, यानी धारिता होती है। वो अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग ही धारण कर पाती है, बाकी चीज़ें इधर उधर बिखर जाती हैं, कोई मतलब की नहीं होती हैं। तो ठीक इसी तरीके से धारिता है। और यहाँ पे धारिता का इस्तेमाल जो है संधारित्र के लिए किया गया है, संधारित्र की धारिता। ठीक है, किसकी संधारित्र की। ठीक है, तो किसी भी संधारित्र के द्वारा आवेश ग्रहण करने की क्षमता क्या कहलाती है, धारिता कहलाती है। या इसको दूसरे शब्दों में कह सकते हैं एकांक आयतन में उपस्थित आवेश की मात्रा। ठीक है, किसी भी संधारित्र के एकांक, सॉरी यार यहाँ पे आयतन वाली कहाँ से बात आ गई, संधारित्र का आयतन होता नहीं, छोड़ो। ठीक है, आयतन नहीं होता।
तो संधारित्र में जो आवेश धारण किया जाता है तो आवेश जाता कहां से है, इस पर बात करते हैं। ठीक है, इस पर ध्यान देते हैं तो फार्मूला अच्छे से समझ में आ जाएगा। कोई बैटरी है, बैटरी इससे कैपेसिटर से जब कनेक्ट करेंगे तो बैटरी से निकलकर चार्ज जो है इसके अंदर जाते हैं और वो चार्ज ये क्या करता है, धारण कर लेता है। ठीक है, तो अगर मान लेते हैं बैटरी का विभवांतर कितना है, B है। ठीक है, बैटरी का विभवांतर कितना है, B है। और संधारित्र जो हमारा ये संधारित्र है इसकी धारिता कितनी है, C है। तो बैटरी से भाई अगर इसका विभव V है तो इस विभव B से जब आवेश निकलना शुरू हो जाएंगे यानी Q चार्ज निकलना शुरू हो जाएगा तो ये धीरे धीरे डिस्चार्ज होने लगेगा ना। तो अगर मान लेते हैं इसमें टोटल आवेश Q है, टोटल आवेश क्या है, Q है, जो ये संधारित्र क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, उसके बाद बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है। तो यहां से C इजकल टू धारण करने की क्षमता, C इजकल टू क्या फार्मूला हो जाएगा, Q अपान B, Q अपान B। ठीक है, Q अपान B, क्योंकि भाई बैटरी में जितना आवेश है उतना ही ये ग्रहण करेगा, उतना ही ये धारण कर पाएगा, उससे ज़्यादा तो ये कर नहीं पाएगा। तो संधारित्र का फार्मूला C इजकल टू क्या हो गया, Q अपान B। यदि B बराबर हम कर दें 1 वोल्ट, ये क्या लिख रहे हैं, B का मान कर दें 1 वोल्ट तो C इजकल टू क्या हो जाएगा, Q। ठीक है, यानी कि 1 वोल्ट बैटरी के द्वारा, ठीक है, 1 वोल्ट बैटरी के द्वारा कोई संधारित्र जितना आवेश ग्रहण कर सकता है वही उसकी क्या हो जाती, यानी 1 वोल्ट बैटरी में संचित आवेश की मात्रा उस संधारित्र की क्या कहलाएगी, धारिता कहलाएगी। ठीक है, अगर 1 वोल्ट किसी संधारित्र को हम कनेक्ट कर दिए हैं 1 वोल्ट की बैटरी से, तो उस बैटरी में जितने भी आवेश आपके हैं, ठीक है, वही जो है टोटल उसकी क्या हो जाएगी, कैपेसिटी। चलिए ये सब नॉर्मल छोटी छोटी बातें हैं, अब बढ़ते हैं थोड़ा सा बड़े शिकार की तरफ। ठीक है, संधारित्र को आवेशित करने में संचित ऊर्जा, ठीक है, या संधारित्र की संचित ऊर्जा की अगर हम बात करें, संधारित्र में संचित ऊर्जा, अच्छा, धारिता की हमने आपको जो है मात्रक नहीं बताया ना, तो चलिए धारिता का मात्रक देख ले। C बराबर क्या होता है, Q अपान V। इसका मात्रक कूलाम, इसका मात्रक वोल्ट, कूलाम पर वोल्ट, या इसी को जो है फैरड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फैरड, F। ठीक है, तो C इजकल टू ये इसका मात्रक होता है। बीमा निकालना हो भाई, B की बीमा, B बराबर होता है W बाई Q। Q V की जगह हम लिख सकते हैं W बाई Q, Q चला जाएगा ऊपर तो Q स्क्वायर बाई W। W बराबर क्या लिख सकते हैं, F इंटू डी। अब देखिए सबका भी बीमा आपको पता है, सबकी बीमा पता है, Q की AT यानी A स्क्वायर T स्क्वायर अपान F का ML T की पावर -2 और इसकी बीमा L। ठीक है, सबको अरेंज कर लूँ, कितना आ जाएगा, M LL L स्क्वायर T की पावर M की पावर -1 L की पावर -2 T की पावर 4 A की पावर 2। ठीक है, ये आपके संधारित्र की क्या आ गई, बीमा आ गई। ठीक है, ये धारिता की बीमा है। चलिए आगे देखिए, संधारित्र में संचित ऊर्जा। जैसे मान लीजिए ये हमारा कोई क्या है, संधारित्र है जिस पर प्रारंभ में 0 कूलाम का आवेश है, यानी ये अनावेशित है। ठीक है, अब इसको हम क्या कर रहे हैं, एक बैटरी के द्वारा चार्ज कर रहे हैं। ठीक है, एक बैटरी के द्वारा क्या कर रहे हैं, चार्ज कर रहे हैं, यानी आवेश दे रहे हैं। ठीक है, तो अगर हम इस पे क्या करना है,
एक बैटरी के द्वारा चार्ज दे रहे हैं तो प्रारंभ में आसानी से चार्ज इस पर चला जाएगा, ठीक है, प्रारंभ में आसानी से इस पे चार्ज चला जाएगा। और जब इस पे कुछ चार्ज पहले से पहुंच जाएगा, यानी पहले 0 था, अब इस पे कुछ चार्ज आ गया, जब कुछ चार्ज पहुंच जाएगा, मान लेते हैं dq चार्ज इसके अंदर आ गया, ठीक है, अब इसके बाद जो एक्स्ट्रा चार्ज हम देंगे वो चार्ज क्या करेगा, इस dq चार्ज के अगेंस्ट उसको काम करना पड़ेगा, यानी इसमें जाने के लिए ये dq क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा, क्योंकि सेम नेचर के चार्ज आ रहे हैं तो सेम चार्ज में क्या होता है, रिपल्सन लगता है, नहीं प्रतिकर्षण बल लगता है, यानी ये इसको प्रतिकर्षित करेगा और ये बैटरी इधर से फोर्स लगाएगी, नहीं तुम इसी के अंदर जाओ, ये कहेगा नहीं मत आओ, ठीक है। तो अब भाई जो भारी पड़ेगा उधर की बात ये चार्ज सुनेगा, तो बैटरी भारी पड़ जाएगी, तो बैटरी की बात ये सुनेगी और इसके अंदर जाएगी, ठीक है। तो यानी बैटरी के द्वारा या बाहर से जो यही एक्स्ट्रा वर्क हमने किया इसके अगेंस्ट, वही टोटल वर्क इसके अंदर क्या हो जाती है, ऊर्जा के रूप में स्टोर हो जाती है, और यही क्या कहलाती है, संधारित्र की संचित ऊर्जा। तो संधारित्र की संचित ऊर्जा का क्या फार्मूला होता है, जरा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, फार्मूला हम डिराइव कर रहे हैं, ठीक है। चलिए देखिए, कुछ चीजें हम पहले से लिख ले रहे हैं वीडियो रोक करके, जिससे आपकी वीडियो की लेंथ जो है लंबी ना हो पाए, और कोशिश है कि एक ही वीडियो में, यानी आज के ही वीडियो में ये चैप्टर पूरी तरीके से कंप्लीट कर दें, क्योंकि पहले चैप्टर में क्या हो गया था कि 2 वीडियो जो है 1-1 घंटे के बन गए थे। तो मेरी कोशिश आज ये है कि एक ही वीडियो में जो है ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाए, इसलिए काफ़ी कुछ चीज़ें जो है हम वीडियो को रोक कर पहले से ही राइट कर ले रहे हैं। तो चलिए, जैसे मान लेते हैं ये हमारा कोई चालक है, ठीक है, इस पर आवेश, इसको बैटरी के द्वारा आवेशित किया जा रहा, आवेशन के दौरान किसी क्षण मान लेते हैं इस पर टोटल कितना चार्ज है, Q चार्ज आ जाता है, आवेशन के दौरान इस पर Q चार्ज आ जाता है। उस समय, जिस समय इस आवेश यानी इस संधारित्र पर Q कूलाम का आवेश आ गया है, मान लेते हैं इस समय इस संधारित्र का विभवांतर कितना है, V है, ठीक है। उस क्षण इसका विभवांतर कितना हो जाता है, V हो जाता है। तो विभवांतर V बराबर क्या हो जाएगा, Q/C, Q/C, क्योंकि C बराबर क्या होता है भाई, Q/V, तो V बराबर क्या हो जाएगा, Q/C, ठीक है। अब इसके अलावा अतिरिक्त आवेश, अब इसके अलावा अगर हम कोई अतिरिक्त आवेश देंगे तो ये जो चार्ज पहुंच चुका है ये उसको क्या करेगा, रिपेल करेगा, यानी उसके अगेंस्ट हमको काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब लिखिए सिंपल एक लाइन में कि अतिरिक्त आवेश dq, ठीक है, संधारित्र पे या चालक को अतिरिक्त आवेश dq देने में किया गया कार्य dw। भाई आवेश, छोटा सा आवेश दे रहे हैं dq, तो कार्य भी हमारा क्या होगा, छोटा सा होगा, यानी dw होगा। चालक को अतिरिक्त आवेश dq देने में किया गया कार्य dw इक्वल टू, W बराबर क्या हो जाएगा भाई, आपको विभव वाली परिभाषा याद होनी चाहिए, V बराबर क्या होता है, W/Q, तो Q0, तो W इक्वल टू क्या हो जाएगा, V × Q, और आवेश हम कितना दे रहे हैं, dq, तो विभव कितना है, V × आवेश कितना दे रहे हैं, dq, V × dq, ठीक है। ये तो हमने दिया dq आवेश। अब हम मान लेते हैं कि इसको 0 से कैपिटल Q आवेश दे रहे हैं, यानी पूरा आवेश देने में कितना काम करना पड़ेगा। अतः चालक को 0 से कैपिटल Q यानी कि संपूर्ण आवेश देने में किया गया कुल कार्य W बराबर इंटीग्रेशन कहां से, 0 से Q, तो 0 से Q और dW, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। चलिए dW का मान रखते हैं और आगे देखते हैं क्या होगा।
W इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to Q V इंटू डी क्यू, और B बराबर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन 0 to Q, इसकी जगह हो जाएगा Q अपान C इंटू डी क्यू। ठीक है, क्यों, क्योंकि V इक्वल टू पहले ही लिख दिया गया था। ठीक है, अब देखिए जो चीज़ें कांस्टेंट है भाई, C तो बदलने हैं, धारिता तो उसकी बदलेगी नहीं, आवेश ही कम ज़्यादा हो रहे हैं, तो 1 अपान C कॉमन हो गया, 0 to कैपिटल Q डी क्यू। ठीक है, अब अभी हमने आपको एक फार्मूला बताया था, इंटीग्रेशन x की पावर n dx बराबर क्या होता है, x की पावर n प्लस 1 बटे n प्लस 1। तो यहाँ पे x की जगह q है और n की जगह 1 है, तो यानी इंटीग्रेशन q डी क्यू बराबर q की पावर 1 प्लस 1 अपान 1 प्लस 1, तो क्या हो जाएगा q की पावर 2/2। ठीक है, तो इसकी जगह क्या मिल जाएगा, q स्क्वायर बाई 2। समझ में आया, आगे देखो अगर समझ में आ गया तो। वन अपान सी क्यू स्क्वायर बाई 2, लिमिट 0 to Q, पहले अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट। अपर लिमिट कितनी है, 1/c कैपिटल Q स्क्वायर बाई 2 माइनस लोअर लिमिट 0/2, तो 0/2 का मतलब 0, बचा कितना 1 अपान सी क्यू स्क्वायर बाई 2। इसको थोड़ा सा सिस्टमेटिक कर लेते हैं, 1 अपान 2 को बाहर रख लेते हैं और क्यू स्क्वायर बाई सी, एक ये फार्मूला हो गया, और सी की जगह क्या रख दें, क्यू अपान बी रख दें, तो दूसरा फार्मूला आ जाएगा। ठीक है, या क्यू बराबर क्या हो जाएगा, यहां से देखो क्यू बराबर सी बी, तो क्यू की जगह सी बी रख दो, 1/2, क्यू बराबर क्या हो जाएगा सी बी, स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर बटे सी, एक सी से एक सी कैंसिल हो गया, तो हाफ सी बी स्क्वायर, और यही किया गया कार्य उसमें क्या हो जाएगा, ऊर्जा के रूप में स्टोर हो जाएगा, यानी U इक्वल टू W इक्वल टू हाफ सी बी स्क्वायर या हाफ के स्क्वायर बाई 2। और यहाँ से फिर क्या करना, इस बार C की वैल्यू रख देना, तो Q किसमें, Q और B में आ जाएगा। ठीक है, इस बार क्या करोगे, यहाँ से आप Q की वैल्यू निकाल के रख दोगे तो C और B में आ जाएगा। ऐसे ऐसे मान आप बदलते जाइए, 3 फार्मूले इसके बनेंगे। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आ गई अच्छे से। अब इसके बाद देखते हैं संधारित्र को, यानी 2 आवेशित संधारित्र को अगर हम एक दूसरे से जोड़ देते हैं तो उनकी ऊर्जा, यानी ये जो संचित ऊर्जा है उसकी ऊर्जा में कितनी कमी आएगी, दोनों का उभयनिष्ठ विभव क्या होगा, ये सारी बातें। ठीक है, क्योंकि कभी कभी बोर्ड एग्जाम में ये टॉपिक भी आपसे पूछा गया है। और इसके बाद जो है एक लास्ट टॉपिक है समांतर प्लेट संधारित्र और संधारित्रों का समायोजन। तो संधारित्रों का समायोजन यानी समांतर क्रम और श्रेणी क्रम, ये आप लोग अच्छी तरीके से कर सकते हैं। फिर भी थोड़ा सा ऐसे ओवरव्यू दे देंगे, फार्मूला हम आपको बता देंगे। ठीक है, कि कैसे इसको करना है, और हो सकेगा तो पूरा भी कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ तक अगर कोई नोट कर रहा हो तो नोट कर लो, और इसके बाद हम हेडिंग लगाते हैं, और उसकी जो कुछ लैंग्वेज है, भाषा है, उसको हम पहले से ही लिख दे रहे हैं, जिससे समय की बचत हो और वीडियो कम से कम समय में जो है कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो हेडिंग लगाओ, 2 आवेशित संधारित्रों को जोड़ने पर ऊर्जा में कमी या उभयनिष्ठ विभव। ठीक है, तो चलिए देखिए, जैसे मान लिया, माना 2 C1 तथा C2, ठीक है, 2 चालक हैं A तथा B, इनकी धारिता C1 और C2 है, इन पर उपस्थित आवेश की मात्रा Q1 तथा Q2 है। ठीक है, ये देखिए पहला फिगर ये है और दूसरा फिगर ये है, कंफ्यूज मत होइएगा। ये कब का फिगर है, जब इन दोनों को जोड़ा नहीं गया है, दोनों चालक हमारे अलग अलग हैं। मान लिया गया है कि 2 चालक A और B हैं, जिन पर उपस्थित आवेश की मात्रा Q1 तथा Q2, यानी इनको Q1 आवेश दिया गया, इसको Q2 आवेश दिया गया। इसकी धारिता C1 है, इसकी धारिता C2 है, तो इसका विभव कितना हो गया V1 और इसका विभव कितना हो गया V2। ठीक है, उसके बाद
इन संधारित्रों को आपस में जोड़ दिया जाता है। तो जब इन संधारित्रों को आपस में जोड़ दिया जाता है तो दोनों पर आवेश का स्थानांतरण तब तक होता है जब तक दोनों संधारित्रों का विभव आपस में बराबर नहीं हो जाता। ठीक है, जब दोनों का विभव आपस में बराबर हो जाता है तो आवेश का स्थानांतरण रुक जाता है। तो ऐसी कंडीशन में मान लिया मैंने कि दोनों संधारित्रों का उभयनिष्ठ विभव कितना हो गया, कॉमन विभव यानी V हो गया। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में संधारित्र पहले वाले चालक पे यानी जिसकी धारिता C1 थी, इस पर उपस्थित आवेश की मात्रा कितनी हो गई, Q1 डैश हो गई, और इस पर उपस्थित आवेश की मात्रा क्या हो गई, Q2 डैश हो गई। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। वो चीज़ें मैंने लैंग्वेज में लिख भी दिया है। ठीक है, तो चलिए इसकी बात करते हैं। तो इस पर उपस्थित आवेश की मात्रा, पहले चालक पर उपस्थित आवेश की मात्रा Q1 बराबर C1 V1, Q2 बराबर C2 V2, कुल आवेश Q बराबर Q1 प्लस Q2, Q1 Q2 का मान रखो, Q1 का मान C1 V1 प्लस इसका मान C2 V2। ठीक है, अब संधारित्र को जोड़ने पर, दोनों संधारित्र को आपस में जोड़ने पर माना दोनों संधारित्र का उभयनिष्ठ विभव B, ठीक है, उभयनिष्ठ विभव B हो जाता है, और संधारित्र A जिसकी धारिता C1 है उस पर उपस्थित आवेश की मात्रा Q1 डैश, और संधारित्र C2, ठीक है, जिस पर उपस्थित आवेश की मात्रा Q2 डैश हो जाती है। तो ऐसी कंडीशन में इस पर उपस्थित आवेश की मात्रा Q1 डैश बराबर कितना हो जाएगा, C इंटू V, C कितना, C1, उभयनिष्ठ विभव B, Q2 डैश C2 V, इस पर कुल आवेश। ठीक है, लिखिए लैंग्वेज, दोनों संधारित्रों को जोड़ने पर माना उनका उभयनिष्ठ विभव V हो जाता है, क्या हो जाता है, B हो जाता है। ठीक है, और उनकी धारिताएं C1, ठीक है, संधारित्र C1 पर नया आवेश या कुल आवेश Q1 डैश व संधारित्र C2 पर कुल आवेश Q2 डैश हो जाता है। तो Q1 डैश बराबर इतना, Q2 डैश बराबर इतना, ये आप लिख लीजिए। ठीक है, आपने लिख लिया ये चीज़ आप लिख लीजिए। इसको बना लीजिए, कहाँ गया, इसको बना लीजिए समीकरण नंबर 1। समीकरण नंबर 2 कहाँ बनाना है हम बता रहे हैं, इसको मिटाते हैं ऊपर। ठीक, तो कुल धारिता जोड़ने के बाद कुल आवेश कैपिटल Q बराबर Q1 डैश प्लस Q2 डैश। ठीक है, Q1 डैश का मान C1 V, इसका मान C2 V। ठीक है, Q1 V और ये V कॉमन है, V को ले लो आप कॉमन, V कॉमन हो गया C1 प्लस C2। ठीक है, लेकिन आवेश के संरक्षण नियम के अनुसार जोड़ने से पहले जितना आवेश था वही आवेश तो इधर उधर हो रहे हैं, जोड़ने के बाद भी उतना ही। तो आवेश के संरक्षण से ये हो गया आपका समीकरण नंबर 2। आप लोग लिख लिए, ये कैपिटल Q है। ठीक है,
समीकरण नंबर 1 मुझे याद है तो इसलिए मैं मिटा दे रहा हूँ, आप लोग तो कॉपी में लिखे ही होंगे। आगे देखिए, जोड़ने से पहले कुल आवेश बराबर जोड़ने के बाद कुल आवेश। कोशिश तो कर रहे हैं कि एक ही वीडियो में हो जाए, लेकिन मुझे लग रहा है कि हो नहीं पाएगा। अभी इसके बाद भी 40-50 मिनट का लगभग समय लगेगा, ठीक है, इस चैप्टर को कंप्लीट करने में। इसके बाद भी काफ़ी कुछ है। तो जोड़ने से पहले आवेश कितना था? C1V1 C2 V2। यहाँ कुल आवेश कितना था? ये रहा V C1 प्लस C2। तो V इक्वल टू कितना हो गया? उभयनिष्ठ विभव C1 V1 प्लस C2 V2, इससे इधर भाग हो जाएगा C1 प्लस C2। तो ये आपका आ गया उभयनिष्ठ विभव, ठीक है। ये क्या हो गया? उभयनिष्ठ विभव, ठीक है। तो उभयनिष्ठ विभव का मान निकल गया। अब उभयनिष्ठ विभव का मान जब निकल गया, अब टॉपिक को हम यहीं पे क्या करते हैं? रोक देते हैं। बाकी इसके आगे ऊर्जा में कमी और भी ऊर्जा में कमी, ठीक है, विभव में परिवर्तन, ये सारी चीज़ें, और इसके बाद जो है आपका समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता कैसे बढ़ाई जा सकती है, और उसके बाद है संधारित्रों का समायोजन, ठीक है। तो इन तीनों टॉपिक को भी अच्छे से कवर करने पर कम से कम 40 से 50 मिनट का वक्त लगेगा, क्योंकि चीज़ें आपको समझानी भी है, ठीक है। ऐसे जल्दी जल्दी में खींच देंगे तो हो सकता है चीज़ें आपको कम समझ में। तो आज का वीडियो यहीं पे रोकते हैं। इसके आगे जो टॉपिक हैं उसको जो है हम कल के वीडियो में डिस्कस करते हैं। तो आपके एक चैप्टर और है विद्युत धारा, ठीक है। इसके बाद का जो चैप्टर है विद्युत धारा, उसका भी वीडियो जो है फाइनल शार्ट 2 वीडियो में बनेगा। उसके बाद जितने भी चैप्टर हैं, सारे चैप्टर थोड़ा छोटे हैं, तो उनके जो है फाइनल शार्ट एक वीडियो में आसानी से कंप्लीट हो जाएंगे। ओके स्टूडेंट, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, यानी अगले दिन इसके अगले पार्ट के साथ। और साथ ही साथ आप लोग कमेंट करके ये भी बताइए कि यहाँ तक का सेशन आपको कैसा लगा, सेशन पसंद आया, चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आई या नहीं आई, या कहीं पे कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और मुझे यकीन है कि आप लोगों को ये सेशन बेहद पसंद आया होगा। तो सेशन अगर पसंद आया हो तो सेशन को, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए कि कैसा लगा, और अपने दोस्तों में भी इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को शुभ रात्रि।